सर कोई डेवी नामी आदमी फाजिल खान से बात करने पर मुसिर है। आतिफ ने खुशमगी लहजे में दरियाफ्त किया, इरफान तुम काके हो? वो बोला सर वो कोई अहम बात करना चाहता है और मेरा ख्याल है फाजिल खान चालाकी के अंजाम से वाकिफ होगा। आतिफ बोला ठीक है फोन ले आओ। उसे कहते हुए वो फाजिल खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। मेरा ख्याल है कि ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि हम तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि ब्लैक लिक्विड के जितने राज तुम्हारे पास हैं वो हमारे हवाले कर दो, शायद तुम्हारी सजा में तखफीफ हो जाए। उसके साथ वतन के असल मुजरिमों की गिरफ्तारी में भी हमें तुम्हारे ताउन की जरूरत होगी। अब भी मेरे अंदाजे के मुताबिक ब्लैक लिक्विड का कोई नुमाइंदा ही तुमसे बात करना चाहता है। उससे नॉर्मल लहजे में बात करनी है, उसे तुम्हारी गिरफ्तारी का इल्म नहीं होना चाहिए। जवाबन फाजिल खान खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर छाने वाले तासुरात उसकी अंदरूनी हालत का पता दे रहे थे। उसी वक्त इरफान अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल उसने कान से लगाया हुआ था। सर ये ले सेठ साहब से बात करें। उसने मोबाइल फाजिल खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सेठ साहब डेवी साहब बात करना चाहते हैं। फाजिल खान ने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। हेलो फाजिल खान स्पीकिंग। उसके लहजे की घनगरज और तंतना जाने कहाँ गायब हो गया था। डेवी बोला सेठ साहब खैर तो है, खफा खफा से लग रहे हो, फोन भी अटेंड नहीं कर रहे और तुम्हारे मुलाजिम भी काफी बदतमीज हो गए हैं। सेठ फाजिल बोला नहीं डेवी साहब ऐसी कोई बात नहीं, आप हुक्म करें। असल में कुछ दिनों के लिए मुझे कराची से बाहर आना पड़ गया है। डेवी कता कलामी करता हुआ बोला अच्छा दफा करो सेठ साहब, काम की बात सुनो। यूं करो कि किसी को कहो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी को आजाद कर दे, गरीब बंधी पड़ी है, ये ना हो बंधी बंधी ही पार हो जाए। सेठ फाजिल बोला ये क्या कह रहे हो? वो बोला सही कह रहा हूँ और तुम्हारी खूबसूरत बेटी भी हमारे पास है। दिल तो बहुत चाहता है कि उसे मेरा मतलब है, खैर छोड़ो आप समझ गए होंगे। यूं भी रात के टाइम शबाब सामने हो तो उल्टे सीधे ख्यालात का आना फितरी है। बस ये ख्याल रखना कि तुम्हारी जबान बंद रहे, वरना शायद दोबारा तुम्हारी वाइफ को जिंदा ना छोड़ा जा सके। और तुम्हारी बेटी वो फिलहाल तो महफूज है और जब तक तुम चाहोगे महफूज ही रहेगी। सेठ फाजिल ने कहा डेवी तुमने बहुत बुरी मौत का इंतखाब किया है अपने लिए। डेवी बोला नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मरने को किसका दिल करता है, ये तो सिर्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर किया गया है। गो तुम्हारे पास कोई खास राज नहीं है, लेकिन फिर भी राज तो राज होते हैं ना। और जब मैं वादा कर रहा हूँ कि खामोशी तुम्हारी बीवी की जान और बेटी की वो क्या कहते हो तुम मशरकी लोग इस्मत बचा सकती है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि गूंगा बनने में कोई नुकसान है। सेठ फाजिल बोला मेरी बेटी को छोड़ दो, वादा करता हूँ कि मेरी जबान से तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा जान चली जाएगी उसकी परवाह नहीं। डेवी बोला वो हमारे पास ही महफूज है। सेठ फाजिल ने कहा मिस्टर डेवी तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी खिदमत का ये सिला दिया। डेवी बोला गुड बाय सेठ साहब, मेरी बात याद रखना और ये भी कि तेरे मुंह खोलने की बात हम तक पहुंचते देर नहीं लगती। शायद तुमसे इंक्वायरी करने वाला दरपर्दा हमारा ही आदमी हो, हमारी पहुंच से यकीनन तुम अच्छी तरह वाकिफ होगे। डेवी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। आतिफ बोला फाजिल खान गद्दारी कभी खिदमत का रूप नहीं धार सकती, तारीख उठाकर देख लो। मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दारों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ करता। सेठ बोला आतिफ साहब उन्होंने मेरी गुड़िया को अगवा कर लिया है, वो तुम्हारी बहन भी तो है। आतिफ ने कहा सुन लिया है मैंने, छोटी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो तेरी बेटी है और तेरे जराइम की सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। सेठ बोला आतिफ मेरी बेटी को बचा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, एक लफ्ज भी नहीं छुपाऊंगा। आतिफ ने कहा तुम कुछ बताओगे तो हम उसे पकड़ सकेंगे ना, वैसे हमें क्या मालूम कि ये डेवी कौन जात शरीफ है और कहाँ मिलेगा। वो बोला नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, गुड़िया उनके कब्जे में है, हो सकता है आप भी उनके आदमी हो। आतिफ बोला फाजिल खान मुझे उगलवाने के कई तरीके आते हैं। वो बोला आजमा लो, सारे आजमा लो, गुड़िया के लिए मैं बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। फाजिल खान के लहजे में ऐसी बात जरूर थी जिसने आतिफ को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ सोचकर वो बोला डेवी के बारे में कोई क्लू तो दे सकते हो ना। सेठ बोला वो अमरीकी है, दरमियाना कद, क्लीन शेव, ब्राउन बाल, तोते की चोंच की तरह की नाक, छोटी छोटी नीली आंखें, उर्दू अच्छी तरह समझ बोल लेता है। आतिफ ने कहा ठीक है मैं मुसव्विर को भेजता हूँ, उसकी मदद कर लेना। इसके अलावा अगर किसी आदमी के हुलिये से वाकिफ हो तो उसकी तस्वीर भी बनवा देना, बाकी बातें छोटी की बाजियाबी के बाद होंगी। सेठ बोला वो मेरी बीवी भी घर में। आतिफ ने उसकी बात काटी, सुन लिया है मैंने, तुम अपना काम करो, वहाँ मैं अपने आदमी भेज देता हूँ। आतिफ ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए मगर फिर कुछ सोच कर रुकता हुआ बोला एक और बुरी खबर भी सुन लो, जिस कोठी से हमने तुम्हें गिरफ्तार किया था वो भी धमाके से उड़ा दी गई है। शायद ये भी तेरे करम फरमाओं का काम है। बेटी के अगवा के मुकाबिल सारे गम हेज थे। अच्छा यहाँ तक तो हमारा काम हो गया,
अब फाजिल खान को ढूंढने का मसला रह गया है। डेवी ने उन्हें फाजिल खान से होने वाली गुफ्तगू बताकर अगला मसला पेश किया। मैंडी ने गलाजत उगली, वाकई उसे ढूंढकर ही हिना को अपनी आगोश में ले सकूंगा। डेवी गुस्से से बोला, शट अप, दोबारा बकवास की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। मैंडी जल्दी से बोला, सॉरी सर, क्योंकि वो जानता था कि डेवी ने ऐसा कर गुजरना था। डेवी ने उसे उकसाया, फाजिल खान को ढूंढ लो, वो तुम्हारी। कार्ल्स एहतजाजी लहजे में बोला, सर मैं भी। डेवी ने मौजू बदला, जिसने भी ढूंढ लिया उसकी। और अब बताओ फाजिल खान की तलाश कहां तक पहुंची? कार्ल्स ने कहा, सर कुछ मकामी आदमी उसकी तलाश में लगा दिए हैं, उनकी तरफ से कोई मुस्बत रिपोर्ट अब तक नहीं मिली। डेवी ने मैंडी की तरफ सवालिया नजरों से घूरा। वो भी नफी में सर हिलाते हुए बोला, मेरे आदमियों ने भी कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। डेवी बोला, वो ज्यादा दिन तक अपनी जबान बंद नहीं रख सकेगा। सीआई के पास तो चंद दिनों में भी पत्थर बोल पड़ते हैं, वो तो सिर्फ गोश्त पोस्ट का इंसान है। उसके लहजे में तशवीश का अंसर नुमाया था। जेम्स जो फोन के वक्त डेवी के हमराह था, हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, सर आप तो फोन पर फाजिल खान को कह रहे थे कि उसके पास कोई खास राज नहीं है, फिर इतनी तशवीश? ये मेरी समझ से बाहर है। डेवी बोला, वो सिर्फ सीआई को सुनाने के लिए कहा था, वरना फाजिल खान तंजीम के काफी राजों से वाकिफ है। सबसे बढ़कर वो हमारे सेटअप को जानता है, मुख्तलिफ शहरों में पाए जाने वाले मकामी नुमाइंदों को पहचानता है, वो हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। कार्ल्स ने मशवरा दिया, क्यों ना सारे सेटअप को बदल दें, मकामी नुमाइंदे भी खत्म करवा दें ताकि किसी किस्म का खतरा न रहे। डेवी बोला, ये इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता, इतनी जल्दी वफादारियां नहीं खरीदी जा सकती। अब तो सारे आजमाए हुए लोग हैं, नए बंदे जाने क्या गुल खिलाएं। हेडक्वार्टर इत्तला दी है, वहां से भी फिलफौर फाजिल खान के खात्मे का हुक्म मिला है। उसके साथ दूसरे मकामी नुमाइंदों पर भी गहरी नजर रखने का बताया गया है। अगर वो फाजिल खान की जबान खुलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो लाजमी सी बात है सीआई उन बंदों पर हल्ला बोलेगी, उस वक्त उन्हें खत्म करवा देंगे। जेम्स बोला, सर फाजिल खान के दुश्मन नंबर 1 इस्माइल के बारे में क्या ख्याल है? रॉ ने उसे अच्छी तरबियत दी है, क्यों ना उसे फाजिल खान को खत्म करने का टास्क दिया जाए। मकामी आदमी है और फाजिल खान का दुश्मन भी है, शायद वो तलाश कर ले। डेवी ने उसे झिड़का, जेम्स बच्चों वाली बात ना करो, वो गरीब सीआई की कैद में फंसे आदमी तक रसाई कैसे पा सकता है? जेम्स मुसिर हुआ, सर कुछ ना होने से होना बेहतर है। कभी कभी गया गुजरा आदमी भी ऐसा काम कर गुजरता है जो अच्छे नहीं कर सकते, और फिर वो रॉ का तरबियत याफ्ता है, शायद उसका तुक्का लग जाए। ज्यादा से ज्यादा नाकाम होगा ना, तो कौन सा हम उसे मुआवजे पर हायर कर रहे हैं। रोड्स ने जेम्स की हिमायत की, सर जेम्स सही कह रहा है। एक लम्हा सोचने के बाद डेवी ने मोबाइल निकाला और हेडक्वार्टर बात करने लगा। राब्ता होते ही वो बोला, सर कराची में रॉ का एजेंट मेजर रोहित है, उसका फोन नंबर दरकार है। फिर दूसरी तरफ की बात सुनकर बोला, ओके सर मैं मुंतजिर हूँ। कॉल मुनक़ता करके वो सबकी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अच्छा ये तो हो जाएगा, कोई इतना अहम इक़दाम नहीं है कि इसके बलबूते पर हम हाथ पर हाथ धरे बैठ सकें, कोई दूसरा मशवरा भी दो। कार्ल्स बोला, सर अगर मकामी पुलिस से मदद ली जाए। डेवी के लहजे में उलझन नुमाया थी, बोला मैं समझा नहीं। कार्ल्स ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, सर शायद पुलिस थानेदार सीआई हेडक्वार्टर की लोकेशन से वाकिफ हों, अगर उनसे सुनगुन ली जाए तो। डेवी बोला, मुश्किल है, अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी पुलिस वाले की सीआई के किसी आदमी से दोस्ती हो और पुलिस वाले के जरिए उस आदमी को ट्रेस करके अगवा करके उससे पूछगिछ की जाए। लेकिन कबाहत यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि फला आदमी की सीआई के किसी बंदे से सलाम दुआ है, अखबार में इश्तिहार देने से तो रहे। कार्ल्स ने मुंह बनाकर कहा, यानी तजवीज मुस्तरद हुई। डेवी बोला, ऐसा करो कि अपनी वाकफियत वाले पुलिस के आदमियों से सुनगुन लो, शायद किसी से मुस्बत खबर मिल जाए, लेकिन उस पर भी इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई उम्दा तजवीज सोचो। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज रिसीव होने की घंटी बजी। मोबाइल स्क्रीन पर नजर डालते हुए वो बोला, मेजर रोहित का नंबर रिसीव हुआ है, मेरा ख्याल है पहले उससे बात कर लेते हैं। तमाम उसकी तायद में बोले, जी सर। नंबर डायल करके डेवी ने मोबाइल कान से लगा लिया। चंद घंटियों के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। यस, एक मोहतात आवाज रिसीवर से उभरी। डेवी ने स्पीकर ऑन कर दिया। बोला, मेजर साहब मैं आपका एक करम फरमा बोल रहा हूँ, हम पहले मिल चुके हैं। मेजर रोहित सपाट लहजे में बोला, पहचाना नहीं, और मेरा नंबर आपने कहाँ से लिया है? डेवी बोला, वहीं से जहाँ से आपका एड्रेस लिया है। रोहित बोला, गालिबन आप ब्लैक। डेवी कता कलामी करते हुए बोला, जी मेजर साहब आपने सही पहचाना। रोहित ने पूछा, खैर तो है? डेवी बोला, दरअसल पिछली मुलाकात में आपसे एक दरखास्त की थी। रोहित ने कहा, याद है मुझे, और मैंने काफी मुश्किल से अपने आदमी को रोका है। डेवी ने कहा, आपका एहसान याद रहेगा। अब आप अपने एजेंट को खुली छुट्टी दे दें, बल्कि उसे बता दें कि अगर उसने 1-2 दिन में फाजिल खान का काम तमाम कर दिया तो उसे खातिर खा इनाम भी दिया जाएगा।
रोहित तंजामेज लहजे में बोला, क्यों इतना डरते हो सीआई से? डेवी बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि फाजिल खान सीआई की कैद में है? रोहित ने फखरिया लहजे में कहा, मुझे तो ये भी पता है कि वो कहाँ कैद है, और ये भी कि घंटा 2 घंटा पहले फाजिल खान की कोठी धमाके से उड़ा दी गई है। डेवी बेख्तियार अपनी जगह पर खड़ा हो गया। क्या? रोहित को उसकी हैरानी पर अचंबा हुआ। सच कह रहा हूँ, क्या धमाका आपने नहीं करवाया था? डेवी बोला, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल तुम फाजिल खान का बताओ कि कहाँ कैद है। उसके लहजे में बेसब्री का अंसर नुमाया था। रोहित ने मानी खेज लहजे में पूछा, बताने का फायदा? डेवी ये सुराख खोना नहीं चाहता था। बोला, क्या चाहिए? रोहित ने गेंद दोबारा उसके कोर्ट में फेंकी। क्या दे सकते हो? डेवी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बोला, मांग कर देखो। रोहित ने कहा, इकट्ठे बैठकर बात करते हैं, शायद सौदा हो जाए। डेवी ने रजामंदी जाहिर की। ठीक है। रोहित ने पूछा, तो कब और कहाँ? डेवी बोला, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए अभी और जहाँ कहो। मेजर रोहित ने हैरानी से कहा, टाइम देखा है? डेवी बोला, हाँ, 12 बजने वाले हैं, लेकिन ये कराची है भाई। रोहित बोला, ठीक है, सरीना होटल, दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 22। हम 3 आदमी होंगे। डेवी ने कहा, हम भी 3 ही होंगे, और राब्ता मुनक़ता करके पूछा, रोड्स, तुमने फाजिल खान के घर में कोई टाइम बम तो फिट नहीं किया था? वो बोला, नहीं सर। डेवी के लहजे में उलझन थी। बोला, फिर वो धमाका किसने किया है? जेम्स बोला, सर, फाजिल खान की 3-4 कोठियां हैं, जाने किस कोठी में धमाका हुआ है। वो बोला, सही कहा। बहरहाल ये बात का मसला है, फिलहाल मेजर रोहित से मिलने चलते हैं, वहीं पे पता चल जाएगा कि फाजिल खान की किस कोठी में धमाका हुआ है। जेम्स मुस्तफसिर हुआ, सबने चलना है? डेवी ने खड़े होते हुए कहा, नहीं, तुम और कार्ल्स मेरे साथ जाओगे, मैंडी और रोड्स यहीं रहेंगे। रोड्स, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आज रात ही सीआई के हेडक्वार्टर पर हमला किया जाए। और उन दोनों के जी सर कहने पर डेवी सर हिलाता हुआ जेम्स और कार्ल्स के हमरा वहां से निकलता चला गया। राब्ता मुनक़ता करते ही रोहित ने साथ बैठे रणधीर से पूछा, कमरा नंबर गलत तो नहीं बताया? वो बोला, नहीं सर, शंकर उसी कमरे में मुकीम है। रोहित बोला, ठीक है, उसे बता दो कि 3 मेहमान आने वाले हैं, हो सकता है वो हमसे पहले पहुंच जाएं। रणधीर असबात में सर हिलाते हुए शंकर का नंबर डायल करने लगा। राब्ता होते ही वो मुस्तफसिर हुआ, कहाँ हो तुम? वो बोला, सर, मैं अब तक फाजिल खान की कोठी के सामने हूँ जहाँ पर धमाका हुआ है। उसने पूछा, कृष्णा भी साथ है? बोला, जी सर। रणधीर बोला, उसे वहीं छोड़कर तुम अपने कमरे में पहुंचो, 3 गैर मुल्की मेहमान आएंगे, मैं और मेजर साहब भी पहुंच रहे हैं, हो सकता है मेहमान हमसे पहले पहुंच जाएं। वो मुस्तफसिर हुआ, कोई खास हिदायत सर? रणधीर बोला, नहीं, बस उन्हें रिसीव करना है, बाकी बातचीत मेजर साहब खुद ही कर लेंगे। और उसकी ठीक है सर सुनते ही रणधीर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेजर रोहित के पीछे कदम बढ़ाते हुए रणधीर ने पूछा, वैसे ये धमाका कौन कर सकता है? रोहित बोला, मेरा गुमान तो इस्माइल शाह पर है। रणधीर ने कहा, शायद ऐसा ही है। कमरे से निकलकर वो पोर्च में खड़ी कार में बैठे और रोड पर निकल आए। कार रणधीर ड्राइव कर रहा था। रोहित मोबाइल निकालकर हेडक्वार्टर का नंबर डायल करने लगा। राब्ता होते ही उसने मुख्तसर अल्फाज में मौजूदा सूरत हाल बताकर मशवरा लिया कि आया वो ब्लैक लिक्विड को कौन सा मुतालबा पेश कर सकता है। जवाब मिला कि ब्लैक लिक्विड अगर हमारा एहसान ही मान ले तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। रोहित बोला, ठीक है सर, मैं बगैर किसी खास मुतालबे के उनके मतलूबा आदमी का एड्रेस उन्हें दे दूंगा। आगे से कहा गया कि अगर उनके साथ मिलकर कोई काम कर सको तो शायद रॉ की अहमियत उनकी नजरों में बढ़ जाएगी। रोहित बोला, मैं कोशिश करूंगा सर, और विश यू गुड लक कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। आधे घंटे बाद वो सरीना होटल की पार्किंग में दाखिल हो रहे थे। होटल में दाखिल होकर वो रिसेप्शन की तरफ जाने की बजाय सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। डेवी पार्टी उनसे पहले वहां मौजूद थी। उनकी रस्मी बातचीत मुसाफे और हेलो हाय तक महदूद रही। डेवी बगैर तमहीद के मतलब की बात पर आया, तो मेजर साहब, अब बताएं आपको फाजिल खान के एड्रेस के बदले क्या दरकार है? रोहित बोला, आपको फाजिल खान का एड्रेस क्यों दरकार है? डेवी ने मुंह बनाया, फजूल सवाल। रोहित ने कहा, ठीक है, आप कितना खर्चा कर सकते हैं? डेवी ने पूछा, आपको कितना दरकार है? रोहित ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। डेवी ने कहा, मेजर साहब, आप घुमा फिरा कर बात न करें तो बेहतर होगा, मुझे फाजिल खान का एड्रेस दरकार है, अब आप बताएं क्या चाहते हैं? डेवी ने सामने रखा जाम उठाया जो उन सब के सामने शंकर ने भर कर रखे हुए थे। रोहित बोला, सीआई का एक एजेंट है, आतिफ नाम है उसका, मुझे वो जिंदा चाहिए। डेवी ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या पता वो कहाँ मिलेगा? रोहित ने कहा, फाजिल खान को कैद करने वाला वही है। डेवी बोला, गोया फाजिल खान भी उधर ही मिलेगा। रोहित बोला, उम्मीद तो है।
डेवी ने कहा, मेरा मकसद फाजिल खान को हलाक करना है, इसलिए मेरी कोशिश यही होगी कि लंबे बखेड़े में पड़ने की बजाय पूरी इमारत ही उड़ा दूं। ऐसी सूरत में तुम्हारे आतिफ को कैसे बचा पाऊंगा? रोहित बोला, अगर हम उन पर मिलकर हमला करें। डेवी ने कहा, मतलब? वो बोला, बिल्कुल, रॉ और ब्लैक लिक्विड मिलकर काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। रोहित उसका फिक्रा मुकम्मल करते हुए बोला। डेवी ने कहा, मगर? रोहित ने एक मर्तबा फिर उसका फिक्रा उचक लिया। आप पूछ रहे थे ना कि क्या चाहिए? डेवी बोला, ठीक है, पर काम बढ़ जाएगा। रोहित बोला, नहीं बढ़ेगा। डेवी ने कहा, तो क्या तय रहा? रोहित बोला, तय आपने करना है, हम आपके साथ होंगे। बस हमें सीआई का आतिफ नामी आदमी जिंदा दरकार है, उससे कुछ जरूरी पूछगिछ करनी है। डेवी ने कहा, टाइम कम है, मैं आज ही छापा मारने की तजवीज दूंगा। रोहित बोला, जल्दबाजी से काम बिगड़ने का अंदेशा है, क्यों ना ये कल रात तक मौखर कर दें। इस असना में हम कोई मुनासिब प्लान भी बना लेंगे, अपने आदमियों को इकट्ठा करके ब्रीफ भी कर लेंगे और ऑब्जेक्ट की रेकी भी तसल्ली से कर लेंगे। डेवी ने अंदेशा जाहिर किया, देर हो जाएगी। रोहित बोला, आप जल्दबाजी पर क्यों मुसर हैं? डेवी ने कहा, देर होने की सूरत में सीआई फाजिल खान से बहुत से राज उगलवा लेगी। रोहित ने कहा, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, 2-3 दिन तक वो उसे टॉर्चर करने पर इक्तिफा करेंगे, उसके बाद ही कुछ पूछेंगे। डेवी ने मुंह बनाकर कहा, जरूरी नहीं कि सीआई और रॉ का तरीकाकार एक सा हो। रोहित बोला, सारी खुफिया एजेंसियों का तरीकाकार एक सा होता है कि पहले नॉर्मल बातचीत से दुश्मन से सब कुछ उगलवाने की कोशिश की जाती है, जो कि एक रूटीन की कार्रवाई होती है, वरना सबको मालूम है कि मुजरिम इतनी आसानी से जुर्म का इकरार नहीं करता और ये सब कार्रवाई दरअसल उसकी ठुकाई करने के लिए, राह हमवार करने के लिए होती है। दूसरे मरहले में उसे 2-3 दिन तक सख्ती से टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि अगर वो कुछ बताने पर राजी भी हो जाए तो उसकी बात नहीं सुनी जाती, और जब आखिरी मरहले में दोबारा पुछगिछ की जाती है तो मुजरिम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुछ छुपा सके। मेरा ख्याल है आपका तरीकाकार भी उसके करीब करीब ही होगा। डेवी बोला, हमारे यहाँ बहुत से साइंटिफिक तरीके भी राइज हैं। उसके लहजे में छुपा अजली तफाखुर वाज़े था। रोहित उसे खफा करने के मूड में नहीं था, बोला, बहरहाल ये गैर मुताल्लिक बहस है, मेरा कहने का मकसद ये था कि जल्दबाजी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। डेवी ने सवालिया नजरों से जेम्स की जानिब देखा, वो कंधे उचका कर रह गया। वो कार्ल्स की तरफ मुतवज्जे हुआ। हाँ जी। कार्ल्स बोला, सर, एक दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और फिर फाजिल खान की बेटी भी तो हमारे कब्जे में है, इतनी जल्दी कुछ नहीं बकेगा। रोहित ने पूछा, फाजिल खान की बेटी आपके हाथ कैसे आई? डेवी फखरिया लहजे में बोला, ब्लैक लिक्विड जिसको और जिस वक्त चाहे अगवा कर सकती है, और मेजर साहब साफ बात करूंगा, कल तक इंतजार नहीं कर सकता, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर हमारे साथ आना है तो मोस्ट वेलकम, वरना हम अकेले उनके लिए काफी हैं। मेजर रोहित जल्दी से बोला, हम चलेंगे। डेवी ने पूछा, आपके पास कितने आदमी हैं? वो बोला, 10-12 होंगे, कम लगे तो मकामी आदमियों का बंदोबस्त किया जा सकता है। डेवी ने कहा, नहीं, ये काफी हैं, बल्कि यूं करें कि उनमें से 5-6 का चुनाव कर लें, 5 हम हो जाएंगे, 10 बंदे काफी हैं, ज्यादा भीड़ मुनासिब नहीं रहेगी। रोहित ने कहा, ठीक है, प्रोग्राम तश्कील दे लेते हैं। वो शंकर से मुखातिब हुआ, नक्शा ले आओ। जी सर कहकर शंकर ने उठकर अलमारी से कराची का तफसीली नक्शा निकाला और मेजर रोहित के सामने पड़ी मेज पर बिछा दिया। डेवी, जेम्स और कार्ल्स भी नक्शे पर झुक गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश-ए-खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।